राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर काफी सालों से, कई 100 सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। और अब इस सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में। और बड़ी संख्या में जनता को लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा काम जो 500 साल तक कोई सरकार नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने ये कर दिखाया। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो इस सरकार के कार्यकाल में धारा 370 को भी खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थे उसको भी खत्म कर दिया गया। अभी के माहौल को देखते हुए तो स्पष्ट लगता है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस नंबर 2 पे दिखाई पड़ती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई टक्कर दिखाई नहीं पड़ रहा। बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। तमाम जो चुनाव के पहले सर्वेक्षण आए हैं, सारे सर्वेक्षण, सारे सर्वे इसी और इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी या लगभग उसके बराबर है। लेकिन हाँ, ये लगभग निश्चित सा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी दोबारा, या आप कहें तीसरी बार, चुनाव जीत कर आ रही है। और अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। विकास के कार्यों को कैसे उसका आकलन करें, उसको कैसे हम असेस करें। अगर जनता के नजरिए से कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही वोट देती है, और वोट इस बात पर होता है कि सरकार ने विकास के काम किए हैं या नहीं। तो दूसरा होता है आंकड़ों के नजरिए से, जनता भले ही समझे अच्छा बुरा काम, लेकिन क्या अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों नजरियों से अगर मैं देखूं तो आम धारणा, आम जनता को भी लगता है कि विकास के कार्य बहुत तेजी से हुए हैं। अगर आप इन चीजों की बात करें, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, तो ऐसी तमाम चीजों पर सरकार भी आंकड़े लेके आती है कि इन चीजों पर काफी विकास हुआ है। और अगर आप जनता के नजरिए से भी देखें तो जनता को भी लगता है कि इन क्षेत्र में विकास हुआ है। तमाम आंकड़ों का जिक्र किया जाता है। आंकड़ों इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर आप रोड्स का देखें, जो हाईवेज, तो पहले कांग्रेस की सरकार के समय में कितने हाईवेज एक दिन में बनते थे, और उसका 3 गुना 4 गुना ज्यादा किलोमीटर हाईवेज रोज अब मोदी की सरकार में बन रही है। अगर आप आईआईएम, जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, या एम्स जिसको कहते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो पहले उनकी संख्या कम होती थी, लेकिन इस बात का जिक्र किया जाता है और वो हकीकत है कि पिछले 5 7 10 सालों में कई ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिनको एम्स कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देश के अलग अलग कोने में खुले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार जिसका देखरेख करती है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कम होती थी, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो तमाम नजरियों से जब देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है। इकोनॉमी की बात होती है और इस बात का जिक्र होता है कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच गई है। अगर देश के एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, इसके बारे में भी चर्चा होती है कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है। हिंदुस्तान एक मजबूत देश के रूप में दुनिया के पटल पर उभरा है, और इन सब का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता के आम जीवन में शायद इस तरह का फायदा, मटेरियल गेन्स तो नहीं पहुंचाते, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ, ये ऐसी बड़ी चीजें हैं, बड़ी उपलब्धि है सरकार की। उसमें एक है राम मंदिर का निर्माण होना। एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर काफी सालों से, कई 100 सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। और अब इस सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में। और बड़ी संख्या में जनता को लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा काम जो 500 साल तक कोई सरकार नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने ये कर दिखाया, तो इसको भी उपलब्धि मानते हैं। हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसे स्पेशल स्टेट का दर्जा था। स्पेशल स्टेट का दर्जा कानून के तहत, संविधान के तहत, धारा 370 के तहत उन्हें मिला था, जिसके आधार पर उनको एक अलग संविधान था, उनके लिए उनके इलेक्शन की साइकिल अलग थी, और बहुत कई ऐसी चीजें थी जो चीजें
जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो इस सरकार के कार्यकाल में धारा 370 को भी खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थे उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ऐसे कई उपलब्धियां हैं जिसकी जनता जिसका जिक्र करती है। और अगर आप दूसरे किसी भी नजरिए से देखें तो लोगों को लगता है कि हाँ, देश का सामूहिक विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र की बात हो, चाहे बिजली पानी सड़क की बात हो, चाहे एक आइडेंटिटी देने की बात हो, हिंदुस्तानी की आइडेंटिटी दुनिया में और हिंदुओं की आइडेंटिटी हिंदुस्तान में। इन सब चीजों को लोग बड़ी संख्या में सराहते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। तो सेफ्रोनाइजेशन कह लें या आप कहें कि मेजॉरिटेरियन व्यू, हाँ, ये जरूर है कि अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो देश में 100 लोगों में से 83 हिंदू हैं, मतलब 83% हिंदूज हैं। माइनॉरिटीज की संख्या, अगर आप मुस्लिम मत की बात करें तो तकरीबन 13 से 14% हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी है। तो प्रेजेंट जो बीजेपी की सरकार है, जिसका झुकाव थोड़ा हिंदू विचारधारा की तरफ रहता है, इन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि पुरानी सरकारें, जो बीजेपी के पहले की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने हमेशा जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हिंदुओं के हितों की अनदेखी की और जो माइनॉरिटीज है उनके हितों की रक्षा की है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। इस बात का बार बार प्रचार किया गया कि तुष्टीकरण हुआ है। और अब उन्हें लगता है, वो इस बात का प्रचार करते हैं कि अब ये समय आ गया है कि जिनकी संख्या ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें इस समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, उनका से होना चाहिए। तो जो हिंदुत्व का एक जो मुद्दा है जिसको बीजेपी बार बार लेके सामने आती है और जिससे बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें लगता है हम हिंदू हैं, हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए। और उन्हें लगता है, बड़ी संख्या में लोगों को लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है कि हिंदुस्तान में जो जिनकी इतनी ज्यादा आबादी है, हिंदुओं की इतनी ज्यादा आबादी है, तो कम से कम उनका से तो होना ही चाहिए सरकार के कामकाज में, समाज में। इसको सेफ्रोनाइजेशन कह लें। जिस बात भी पार्टी की सरकार बने तो चुनौतियां तो होंगी। मुझे लगता है बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये दो समस्याएं हैं जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उन्हें इस बात का इसके हल निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये बेरोजगारी की बड़ी समस्या है जिस पर नई सरकार को पहल करना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो रोजगार पैदा करने की है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की है। निष्पक्ष चुनाव, लोगों को सरकारों को चुनने और हराने की स्वतंत्रता, आजादी, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी, एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप देखें, हमारे देश में, हिंदुस्तान में 18वां लोकसभा चुनाव हो रहा है। 17 चुनाव पहले हो चुके हैं देश की सरकार चुनने के लिए। इन 17 चुनाव में 9 बार सरकारें बदली हैं। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के जरिए सरकारें बदली गई हैं, लोगों ने एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसको उखाड़ फेंका है, उनको हराया है, नई सरकारों को लाया है। अगर हम राज्यों की सरकारों की बात करें तो राज्यों में तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, तमाम राज्यों में लगभग आधी बार 50% 60% बार सरकारें हार जाती हैं और नई पार्टी की सरकार आती है और फिर अगले चुनाव में जिस पार्टी की सरकार आती है जनता उसे हरा देती है, अगर जनता को वो उस पार्टी की सरकार पसंद नहीं होती है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, आज दिल्ली में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की स्थापना ही 2013 में हुई। 10 साल के अंदर अंदर उस पार्टी ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया दिल्ली के चुनाव में, 70 में से 67 सीटें जीत गई और हराया किस पार्टी को? देश की सबसे बड़ी, मजबूत या पुरानी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इसी पार्टी ने पंजाब में सारी पार्टियों को धराशायी कर दिया और हाल ही के विधानसभा चुनाव में पंजाब में जीत हासिल की। ये सारे स्टेट्स के अगर चुनाव को देखें और देश के चुनाव को देखें तो सरकारें लगातार बदलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।